गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? समय बिल्कुल नज़दीक है, पढ़ाई बहुत तेज़ी से आपको स्टार्ट करनी है। हम लोगों ने ये जो यूनिट 10 स्टार्ट की थी उसमें कुछ आयोग हो गए थे। आज हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो हम ये जो प्रयास करते हैं बनाने का, उसमें ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी, पहली बात तो क्या ज़्यादा समय ना ले, कम से कम समय में अधिक से अधिक बात करें, न कि अधिक से अधिक बात करने पे कम से कम चीज़ पढ़ाएं। जिससे क्या होगा, आप लोग का समय भी कीमती है और हम लोग का समय भी कीमती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे नज़दीक है 24 अप्रैल। इसके अनुसार आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और बहुत बेहतर करना है, जिससे हम कम समय में प्रयास करते हैं। हाँ, वीडियो स्लो हो सकता है, कभी कभी लेट आते हैं, लेकिन जो भी है वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको बहुत कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, और वही प्रयास करते हैं, अपडेट रखें, हर चीज़ बेहतर रखें, जिससे आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो कि अपडेट नहीं है। प्रयास पूरा है, हो सकता है कोई मानवीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन सामान्यतः सब कुछ बेहतर रख करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना आगे कुछ बात किए हुए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, देखिए ये है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे, आज पढ़ेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट होगा उस इम्पोर्टेंट में हम प्रयास करेंगे। आज से हम एक स्टार या क्वेश्चन लिख देंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा इस पूरे में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि ये जो है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट कम है या ज़्यादा है, आयोग है, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन सामान्यतः एक जो दूरदर्शिता होती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक या पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके बारे में पहले समझ लें। कोई भी आयोग दो तरीके से हम लोग देखते हैं, एक होता है संवैधानिक और एक होता है सांविधिक। सांविधिक क्या होता है, जब कोई सरकार या केंद्र सरकार एक एक्ट पास करके कोई आयोग का या समिति का निर्माण करती है, तो वो क्या है, वो एक सांविधिक कहलाता है। लेकिन संवैधानिक क्या है, संवैधानिक से तात्पर्य यह है उसकी चर्चा संविधान में दी गई होगी, उस संविधान के आधार पर ही उसका गठन होगा, तो वो कहलाता है आयोग। कौन? संवैधानिक आयोग। और ये हमारा नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑलरेडी एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 338 में दी गई है और इसी के आधार पर इसका गठन हुआ है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जो संवैधानिक निकाय है, इसके आधार आपने समझ गए, ये आर्टिकल 338 से है। इसका काम क्या है, भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। किस प्रकार का कार्य है इसका, जितने भी एससी हैं उनके हितों की रक्षा हेतु यह कार्य करेगा, और भी इससे जुड़े हुए अन्य मामले वो भी यह देखेगा और उसको ऑब्जर्व करेगा। अब भारतीय संविधान में आर्टिकल 338 है, जिसके द्वारा इस आयोग का गठन हुआ है। अब हम लोग ध्यान से समझें तो इसके थोड़ा सा पहले इतिहास में जाते हैं। इतिहास में हम लोग जाएंगे तो इतिहास में देखें पहले थोड़ा सा बाकी तो जो ये पूरे ऊपर कार्य लिखे हुए हैं, क्या करता है, कर्तव्यों का निर्वहन में आयोग का गठन हुआ है। एससी एससी जो भी होते हैं उनकी सुरक्षा उपायों संबंधी सभी जांच निगरानी का कार्य करता है। विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ कर सकता है। सामाजिक आर्थिक विकास जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने के लिए सलाह देने का भी अधिकार रखता है। देखिए ध्यान है, यहाँ पर हम दोनों की चर्चा इकट्ठा कर रहे हैं, एससी व एसटी। ठीक है, एससी और एसटी क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जब संविधान बना था, संविधान में जो प्रावधान थे आर्टिकल 338 में कहा गया था, ये आर्टिकल जो है, इस अनुच्छेद ये जो है आपका, इस अनुच्छेद में साफ 338 में कहा गया कि एससी और एसटी दोनों के लिए, किसके लिए, एससी और एसटी दोनों के लिए यह प्रावधान किया जाएगा, जो इनके कल्याणकारी कार्यों के लिए इकट्ठा काम करेगा। अभी यह एससी आयोग अलग और एसटी आयोग अलग नहीं है, ये एससी और एसटी दोनों इकट्ठा है। ठीक है,
हम लोग इकट्ठा चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम शेड्यूल कास्ट के बाद शेड्यूल ट्राइब के आयोग में आएंगे तब ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ तक की जो कहानी है वह एक रहेगी। जहां से कहानी बदलेगी हम आपको बता देंगे कि यहाँ से आप शेड्यूल ट्राइब की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों आयोग की जो पृष्ठभूमि है वह सेम है। तो आप बहुत ध्यान से जब समझेंगे तो आपको दोनों चीजें एक साथ समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम लोग। क्या हुआ, जब संविधान हम लोग का लागू हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए। उसमें ये बताया गया कि ऐसा होगा, एक एससी के लिए व्यवस्था, एसटी के लिए व्यवस्था के लिए सर जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, वह एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। इसका प्रावधान 18 नवंबर 1950 के अनुसार अनुच्छेद 338 के आधार पर जो प्रावधान था उसके आधार पर यह नियुक्ति की गई। आर्टिकल 338 में क्या कहता है? आर्टिकल 338 कहता है कि राष्ट्रपति एक आदेश के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। तो इसी आधार पर 18 नवंबर 1950 को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा। ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है। ठीक है, अब उस समय जो था जो एससी थे, एससी किस में शामिल होते थे? मतलब केवल हिंदुओं पर चर्चा होती थी। हिंदुओं में ही जो एससी होंगे उन्हीं को ही इसमें रखा जाता था और बाकी अन्य को नहीं शामिल किया जाता था। परंतु 1956 में सिख, इनमें भी जो कैटेगरी होती है एससी, एसटी या एसटी तो नहीं होते, एससी होते हैं, और साथ में इसमें जनरल हो गया, ये सब पिछड़ा वर्ग भी हो गया। तो इसमें एक एससी को भी इनमें शामिल किया गया और 1990 में बौद्ध को भी शामिल कर लिया गया। अब हिंदुओं की परिभाषा थोड़ा सा बृहद हो गई और साथ में इसमें सिख भी शामिल कर लिए गए और बौद्ध भी शामिल कर लिए गए। लेकिन शामिल कौन कौन नहीं किए गए हैं? पारसी भी शामिल नहीं है, जैन भी शामिल नहीं है, मुस्लिम भी शामिल नहीं। मतलब इनको एससी का जो वो कह सकते स्थिति या प्रावधान में इनको शामिल नहीं किया गया है। किनको? पारसी को, जैन को और मुस्लिम को। ठीक है, अब देखिए, जो विशेष अधिकारी है, जो आयुक्त, उसे कमिश्नर के रूप में नामित, उसका नाम क्या था? आयुक्त था, कमिश्नर था। यहाँ तक तो बढ़िया है, आगे व्यवस्था होती चली गई। लेकिन जैसे जैसे आप भी जानते हैं किसी भी स्थिति में क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास के तहत उसमें क्या हुआ, पहले आयोग जो राष्ट्रपति ने क्या है, विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उसके पास पावर था। उसी के आधार पर 18 नवंबर 1950, ये डेट याद कर लीजिएगा। अक्सर आयोग हमारा एमपीपीएससी क्या बोलता है, अक्सर सीधा सीधा वही चीज पूछता है, एग्जैक्ट, यहाँ तक ईयर भी नहीं, आजकल डेट भी पूछने लगा है। तो आप लोग बहुत ध्यान से जरूर याद कीजिएगा, 18 नवंबर 1950 को विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति ने क्या करी, नियुक्ति कर दी। अब उसके बाद क्या है, विशेष अधिकारी है उसको आयुक्त का दर्जा दिया जाने लगा, आयुक्त का के नाम से उसको नामित किया गया। और इसी के आधार पर आपको ध्यान होगा, एक हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। याद है आप लोग को? ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 क्या है? ये छुआछूत से संबंधित है। मतलब ये अनुच्छेद 17 जिसमें हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत से के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। उसके आधार, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं आप लोग, अस्पृश्यता के आधार पर एक ये अधिनियम बनाया गया था। और इसका पहले नाम मालूम क्या था? पहले नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। क्या नाम था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इसका नाम बदल दिया गया। कब बदला पता है आपको? 1976 में इलिया पेरूमल जो समिति थी, इलिया पेरूमल, इनकी सिफारिश पे ये कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसको हम लोग इसी के नाम से ही जानते हैं। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। ये तो हुआ विशेष अधिकारी, शुरुआत हो गई। देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई है कि कैसे पृष्ठभूमि बनी, कैसे राष्ट्रपति नियुक्त किया, क्या क्या स्थितियां हुई, वो सब। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए।
1990 को एक 65वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया और इससे क्या परिवर्तन हुआ वो देखते हैं हम लोग। जो 65वां संविधान संशोधन 1990 है, ये 12 मार्च 1992 को, इसके आधार पर, इस संशोधन के आधार पर एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय प्रणाली, पहले एक था, जानते थे आप ना, पहले कमिश्नर कहते थे उसको, उस कमिश्नर के आधार पर अब बहुसदस्यीय बना दिया गया। मतलब इसमें 10 लोग शामिल कर दिए गए। कितने लोग? 10 लोग शामिल कर लिए गए और एक सदस्य वो बहुसदस्य बन गया। और 12 मार्च 1992 को इस आयोग का गठन हुआ। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में, देखिए ध्यान से, दोनों एक साथ चल रहे हैं अभी। आप एससी भी और प्लस एसटी भी, दोनों की पृष्ठभूमि सेम है। तो प्लीज आप लोग इनको इकट्ठा ध्यान समझिएगा। ये एसटी और ये एससी, ठीक है, के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब चलो यहां तक तो ठीक है। यहां तक की स्थिति क्या थी? 1990 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के आधार पर 12 मार्च 1992 को एक सदस्य से हटाकर, यदि क्वेश्चन पूछता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आगे बताएंगे, इसी पेज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान के 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। पहला संशोधन इसमें हुआ। अब ये जो अधिनियम है 89वां, मतलब 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बार थोड़ा हम लोग इंपॉर्टेंट समझ लें, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आपको क्या क्या चीज याद करनी है, ठीक है। देखिए पहली बात तो क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है, एक नंबर हुआ। अनुच्छेद 338 दो नंबर हुआ। अब देखिए ये है, ये डेट याद कीजिएगा। तीसरा फैक्ट हुआ। और ये भी, इसमें कौन कौन शामिल है इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चौथा फैक्ट हो गया, विशेष अधिकारी नामित किए गए। कौन सी कमेटी से? नाम क्या बदल दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण। ये आपका 5वां फैक्ट हो गया मेन, ठीक है। फिर हम लोग छठवें में क्या आते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिख रहे हैं इसको। ये एक है छठवां, ये छठवां फैक्ट हो गया ये वाला। ये आपका 12 मार्च 1992, ये पूरा आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और अनुच्छेद 338 में संशोधन, ये छठवां फैक्ट है। और ये 7वां फैक्ट हम लोग यहां से पढ़ेंगे विस्तार से। ये आपके 7वें, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग सेकंड में आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हमने इसके बाद बताया आपको एक 89 वाला, कौन सा संशोधन? 89 वाला, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? इस संशोधन के आधार पर, इस संशोधन के आधार पर एससी एसटी, जो एससी एसटी है, ये एससी और एसटी आयोग, ठीक है, ये है ना, इसको क्या कर दिया गया? ये 2003 का संशोधन था, यही था ना, हम लोग यही पढ़ रहे थे। देखिए देखिए 2003 का है ना। 2003 के संशोधन के आधार पर 19 फरवरी वर्ष 2004 को क्या किया गया? दो अलग अलग आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें? दो अलग अलग आयोग में परिवर्तित किया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया इसमें? इसमें क्या कर दिया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और ये 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बता दिया गया कि यह अलग अलग हो गए। एक आपका आर्टिकल 338 ए
और 338 बी। ठीक है, ये क्या है, किससे संबंधित है, एससी संबंधित है, ये एसटी संबंधित है, और ये आपका ओबीसी से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से दीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका? अभी तक यहाँ तक की कहानी सेम चल रही है इन एससी और एसटी आयोग में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से बदलाव अलग हो गया। अब यहाँ से हम लोग एससी के बारे में पढ़ेंगे, फिर जब अगले वीडियो में यहाँ तक फिर आएंगे और फिर एसटी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एससी और एसटी दोनों का ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है यहीं तक बराबर बराबर रहेगा, सेम रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब संरचना की बात करें हम लोग, तो संरचना में क्या कौन कौन होता है संरचना में, ये जो संरचना है, ये संरचना है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। मतलब यदि आप इसको जोड़ें तो क्या होगा, 1 + 1 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5, या अध्यक्ष प्लस अदर कर लें तो 1 + 4 5। जैसे भी पूछेगा वो अध्यक्ष के बिना, अध्यक्ष के साथ में, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग है तो सामान्यतः जितने भी संवैधानिक आयोग है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, एक सीलबंद आदेश के द्वारा। और इसकी पदावधि कितनी है, 3 वर्ष, अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए है। हो सकता है कोई व्यक्ति है 3 साल के लिए हो, फिर दोबारा भी वह अपने पद में उसी पद के रूप में 3 साल फिर आ सकता है। मतलब वो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब अनुसूचित जो जाति है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये हम बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, मतलब जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हर चीजें हमने बिल्कुल बहुत संक्षेप में बताई है, जिसमें क्या है आपको एग्जाम में ज्यादा ना ही रिवीजन करने में प्रॉब्लम आए, ना ही कुछ और दिक्कत हो जिससे आपको लगे कि हाँ कोई चीज छूट रही है या बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है। ये सब चीज का ध्यान रखा है। ठीक है, ये विजय सांपला 2021 में क्या हुआ, वर्तमान अध्यक्ष है। हालांकि इनका जो कार्यकाल है, जो आप देखेंगे 2022 तक था। अब क्या है, सरकार ने क्या किया जनवरी के बाद से, ये तो कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक्चुअली आगे की स्थिति क्या होगी अभी अपडेट कुछ भी नेट में नहीं मिला है। आप देखिएगा, हो सकता है कुछ अपडेट आए तो आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, अरुण हलदर। प्रथम अध्यक्ष पूछ लेता है कभी कभार, तो ये है सूरज भान सिंह। कौन है, सूरज भान सिंह, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब कार्यकाल की बात करते हैं, कार्य की बात करें तो कार्य में हम लोग देखेंगे इनके कार्य हैं क्या क्या। अक्सर कभी कभी जो बड़े बड़े प्रश्न बना देता है, अक्सर एक कथन, 2 कथन, 3 कथन, फिर उसमें आपको छांटना है कि दोनों कथन सही हैं, तीनों सही, इस तरह के प्रश्न अक्सर इसमें कार्य में आ सकते हैं। ठीक है, संविधान के तहत जो शेड्यूल कास्ट है कि जो कमीशन है उसको प्रदान किए गए सुरक्षा, शेड्यूल कास्ट के सुरक्षा उपायों संबंधी, क्या सुरक्षा है संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी और जांच करना। जो शेड्यूल कास्ट को उनके अधिकार और सुरक्षा उपायों, अधिकार भी क्या क्या है और उनके सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों के मामलों में पूछताछ करना, ये भी अधिकार इनके पास। जो अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास कि ये जो योजनाएं हैं उसे केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, मतलब ये एडवाइजरी बोर्ड का भी काम करते हैं। इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रपति को नियमित तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मतलब रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रपति को पूछ सकता है किसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही आयोग प्रस्तुत करता है। जो सामाजिक आर्थिक विकास है, अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु अन्य उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना। शेड्यूल कास्ट जो है उसके समुदाय के कल्याण, सुरक्षा, विकास, उन्नति, ये इन सभी के लिए क्या है, संबंध में कई अन्य कार्य इनके इस आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात आते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वो हम आपको बता दें हर एक पेज में। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, शायद 6वां पॉइंट था ये।
इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो 38 है, ये बिल्कुल याद रखिएगा कब हुआ संशोधन, नवाजवे जो 89 वाला कब संशोधन हुआ, उसके बाद यह इसके आधार पर जो आयोग का विभाजन हुआ किस वर्ष हुआ और इसकी डेट क्या है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके जो संरचना है वो भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, जो हम जिसमें इम्पोर्टेंट है उसको रेड से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग को इसको भी समझ लीजिएगा। इसके वर्तमान, हाँ, कार्यकाल, कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट है। ये 9वां मान लीजिए, ये 10वां है, हो सकता है देखिए नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। ये 11वां पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसी में है, ये राष्ट्रपति को क्या करते हैं, ये 12वां ये मान लीजिए आप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब देखिए, आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों और एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में भी अपने कार्यों का निर्वहन उसी प्रकार से किए जाने की आवश्यकता जिस प्रकार से शेड्यूल समुदाय से के संबंध में करता है। एक्चुअली देखिए, ये कब की बात है, ये जब ओबीसी नहीं बना था, ओबीसी संवैधानिक आयोग नहीं था, तब की स्थिति में ये थी चीजें, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये ऐसे बदल गया, मतलब ओबीसी कमीशन जो है फाइनली आपने देखा होगा 102वें संविधान संशोधन के तहत फाइनली ओबीसी कमीशन संवैधानिक रूप से बन गया, ठीक है। इसलिए उस आधार पर क्या अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में जो कार्य है निर्वहन कई अब इनके दायित्व से इनको छोड़ दिया गया। देखिए आगे लिखा भी है, क्या है, 2018 तक अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। किसको अधिकार था, इसी को, आयोग को। 2018 में 102वें, देखिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आयोग को इस जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आयोग की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। शक्तियां क्या क्या है आयोग की, आयोग की शक्तियों के बारे में देखें तो आयोग किसी जो विषय है, जो आयोग को किसी विषय में शिकायत की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। ध्यान दीजिएगा, ये 108 के तहत प्राप्त होती हैं। क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी और इसके आधार पर क्या कर सकता है, गवाहों की उपस्थिति हेतु सम्मन जारी कर सकता है, हाजिर करना, शपथ पर उनकी जांच करना, किसी दस्तावेज को ढूंढना और प्रस्तुत करना, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगना अथवा किसी न्यायालय या कार्यालय से उसकी प्रति को मंगाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान में क्या क्या चर्चा दी गई है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। देखिए अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में क्या है, जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान को संदर्भित किया है। 15(4) एक्चुअली क्या है, देखिए आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में साफ साफ बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता, सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे। 15 में क्या दिया है, सामाजिक समानता, मतलब समाज के हर एक सामाजिक स्थल, सामाजिक धर्म, चाहे मंदिर हो गया, चाहे ट्रेनें हो गई, कहीं पर भी क्या होगा, समान अधिकार होंगे। किसी ऊपर इस आधार पर कि वो एससी है वह उसको रोका नहीं जा सकता। 16 में क्या है, जितने भी नौकरियां लगती हैं आपने देखा होगा उस नौकरी में अक्सर क्या होता है, सभी को समान अवसर, मतलब इसमें जितने भी जो जॉब्स होंगी जॉब के लिए समान अवसर, यह आर्टिकल 16 के तहत ही हर जगह व्यवस्था की जाती है कि वो एससी के आधार पर उसको मना नहीं किया जा सकता। और 17 में क्या दिया है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता में क्या है, छुआछूत, ये सब संबंधी
जितने भी आर्टिकल है इसको बहुत अच्छे से आपको याद भी कीजिए। अब देखिए 16(4) आ में क्या है, यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है। एक्चुअली ये कहता क्या है, आपने ध्यान होगा पहले जब हमारा संविधान बना और भारत स्वतंत्र हुआ उस समय आप लोग देखे होंगे कि किसी भी स्थिति में जो हमारा भारत है बहुत अच्छा सक्षम नहीं था, और यहाँ के लोग में, यहाँ के जो समाज में गरीबी व्याप्त थी, अशिक्षा थी, बहुत ज़्यादा थी, और जो नीचे तबके के लोग थे वो वास्तव में गरीब थे और वह आगे उठने की स्थिति में नहीं थे। यदि किसी प्रकार से किसी को जॉब मिल भी जाए तो वह आगे किसी कारण से नहीं जा रहा है। तो इस आधार पर अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि जो आरक्षण है क्या है, पर्याप्त लग रहा है कि यदि किसी भी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा, पदोन्नति के मामले में भी उनको आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया है, अस्पृश्यता को समाप्त करना, जो अभी हमने आपको बताया था ना, अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है, जो एससी और एसटी है, समाज के कमजोर वर्गों को उसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, ये अनुच्छेद 46 है। ये किस में आता है, ये आता है डीपीएसपी में। ठीक है। और ये क्या आते हैं, अभी पूरे इतने आए, ये फंडामेंटल राइट्स में आए, ये पूरे आपके कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स के हैं, और ये आपका डीपीएसपी हो गया। अनुच्छेद 335 क्या कहता है, ये कहता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। मतलब ये है कि यदि ऐसा कुछ होता है कि संघ और राज्यों का मामला है, वहां पर जो सेवाएं हैं, पद हैं, वहां पर क्या होगा, उनके जो सदस्य हैं, हो सकता है कुछ ऐसे व्यवस्था हो या वहाँ की स्थितियां हो, उसके आधार पर एक विशेष प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। ये प्रावधान अनुच्छेद 335 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332, इसमें क्या है, अनुच्छेद 30 में क्या कहता है, ये लोकसभा से संबंधित है। किसमें, लोकसभा से संबंधित है ये। और ये क्या है, ये किससे है, ये है विधानसभा से संबंधित है ये। तो राज्य लोकसभा में क्या होगा, और लोकसभा और राज्यों में, क्योंकि लोकसभा किससे संबंधित हो गया, ये आपका 330 से हो गया, और राज्य क्या हो गया, 332 से हो गया। इनमें यदि विधानसभा में भी और लोकसभा में एससी और एसटी के पक्ष में सीटों को आरक्षित किया जा सकता है, इसके आधार पर आर्टिकल 330 और अनुच्छेद 332। क्योंकि लोकसभा में क्योंकि लोकसभा काम क्या है, लोकसभा का कानून बनाना, कानूनों पर समीक्षा करना, हितों पर ध्यान देना। यदि उस तरह के लोग वहां नहीं होंगे, एससी की लोग पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, एसटी का नहीं होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि कोई कानून बनेगा तो उनके हितों को ध्यान रखने वाला कौन होगा, इसलिए यह आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। संविधान के भाग 9 और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A में एससी और एसटी के सदस्य हो तो आरक्षण की परिकल्पना की गई, जो एससी और एसटी को प्राप्त हैं। ये भी प्रावधान आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कि कुछ क्लियर हुआ आप लोग को। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के बारे में बता दें आपको, क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए, पहली बात तो क्या है, आपको बताया था जो संशोधन हुआ, वो संशोधन के बाद क्या कुछ कार्य बताए गए, इस कार्य के रूप में भी आप इसको याद कर लीजिएगा। अब 2018 में 102वां संविधान, मतलब 13 नंबर आप इसको पॉइंट मान सकते हैं, इसमें 102वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, इसमें ओबीसी आयोग बना, और आयोग बनने के बाद इसकी जिम्मेदारी से इसको मुक्त कर दिया गया, और 338 में ही आयोग की शक्तियां दी गई हैं। ये भी आपका 14वां पॉइंट मान लीजिए, 14 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या दिया है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है। अब इसकी बात करें, उत्थान की बात करें। अब उत्थान में ये पूरे चीजें आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी अनुच्छेद हैं सब संविधान, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब आपको अच्छे से याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 15 नंबर मान लीजिए। जब इस 15 जितने भी हमने टॉपिक लगाए हैं, इस पे आप यह अनुसूचित जाति जो आयोग है, इसके संबंध में आप इसको अलग से विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को।
कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको लगे तो। ठीक है, बस अब हम लोग आते हैं किसमें, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, ये वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली। ठीक है, चलिए ये हो गया स्टार्ट हम लोग का। और ज़्यादा कुछ देखिए, जितने भी मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति का आयोग है, उस आयोग में आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि क्या जितने भी कार्य हैं वो कार्य किसके आधार पे हैं, कार्य वही कार्य हैं जो किसमें बताए गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं, वही सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या है, थोड़ा सा हम लोग उसके फैक्ट के बारे में पढ़ लें। जो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, यह अधिनियम क्रमांक 25, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, 1995 के तहत 1995 में गठित किया गया था। इसमें एक सदस्य 1+2, क्या संरचना है इसकी, 1+2 की संरचना है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। मतलब जो भी इस विषय में पारंगत होंगे या जानकारी रखते होंगे, उनको भी इनको ऐड किया जा सकता है। आयुक्त अनुसूचित जाति विकास आयोग क्या होंगे, इसके पदेन सदस्य होंगे, ऑलरेडी पदेन सदस्य होंगे। मतलब क्या होगा, यदि इसमें कोई बैठेगा, जो भी पद में होगा वह इसका सदस्य होगा। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आनंद सिंह अहरवार। ये हमने बिल्कुल अपडेट करने की कोशिश की है। अब प्लीज आप लोग एक बार जब भी अपडेट कर लीजिएगा एग्जाम के पहले पहले, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाए, तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी आपको मिस्टेक ना हो, तो आप एक बार अपडेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ मेन मेन चीजें, आयोग के कार्य देखिए, आयोग के कार्य वही सेम कार्य हैं जो राष्ट्रीय स्तर में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट वाले करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संविधान के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रविधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हित प्रहरी आयोग के रूप में कार्य करेगा। विशिष्ट जातियों, मूल वंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान मतलब आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाने, ये सब कार्य दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी पूरे कार्य हो गए। और लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंध में सलाह देना, ऐसे कृत्य का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए हैं। मतलब यदि आप मान के चलें तो इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट हो गया, किसके तहत हो गया। और ये उसको ऊपर की बात करें तो हम लोग इसमें एक अध्यक्ष हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या संरचना है, यदि इसकी बात करें ये तो ये इम्पोर्टेंट है। और कब, किस क्रमांक 25 अधिनियम वर्ष 1995 के तहत, ये पूरे इम्पोर्टेंट है आज। तो ये आपका कंप्लीट हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दोनों हो गए। दोनों को हमने पूरा अपडेट करने की कोशिश की है, हर एक चीज बताने की कोशिश की, तब भी कंफ्यूजन हो दिया आपको तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग अगले में आएंगे तो क्या करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो कर लिया है, अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।